Hello students, today we will discuss the second chapter of science, acid, bases and salts. Some topics we have already discussed in our previous lecture, like the general properties of acid and bases. क्या होते हैं एसिड बेसिस, उनकी प्रॉपर्टीज़ जनरल क्या हैं, थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में भी डिस्कशन हमने किया था, पीएच के बारे में भी थोड़ा सा जनरल डिस्कशन किया था, तो कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। आज हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इनसे स्टार्टिंग करेंगे आज के टॉपिक की। तो क्या है, जैसे कि बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। वो पदार्थ जो कि अलग अलग चीज़ों में मिलाने पर अलग टाइप का कलर और अलग ही रिएक्शन करके स्मेल देते हैं, वो क्या है, इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर का मतलब होता है जो किसी चीज़ के लिए इशारा कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, दैट इज़ इंडिकेटर। तो जैसे कि मान लीजिए एसिड में अगर हमने इसको डाला तो वो कलर कुछ और देगा, बेस में डालेंगे कुछ और कलर देगा। एसिड में मिलकर कुछ और स्मेल आती है, बेस में मिलकर अलग तरीके की स्मेल आती है। तो ये जो है, ये अलग अलग तरीके का स्मेल और कलर देते हैं एसिड और बेस में मिलाने पर। सो दीज आर द मैनी सब्सटेंसेज, देर आर मैनी सब्सटेंसेज विच शो वन कलर इन द एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट कलर इन द बेसिक मीडियम। सच सब्सटेंसेज आर नोन एज एसिड बेस्ड इंडिकेटर्स, and depending upon the property of the indicator we can classify them into different types। अलग अलग टाइप में हम इनको बांट सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या है इसके अकॉर्डिंगली। मेजरली हम जो इनको डिवाइड करेंगे वो ये है नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, एंड देयर इज सम another name, that is universal indicator। we will discuss about these types of indicator in this lecture। so first of all we will discuss the natural indicators। जैसा कि इनका नाम है, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, विच इज़ फाउंड इन नेचर, मतलब नेचुरली जो पाया जा रहा है। लिटमस है, कैबेज, रेड कैबेज रेदर, और हल्दी, टर्मरिक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट बताया है, लीव्स का एक्सट्रैक्ट, एक फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये अपने आप में ना तो ये एसिडिक होता है, नेचुरल इंडिकेटर के ही जो एग्जांपल दे रखे हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देती हूँ कि नेचुरल इंडिकेटर में जो लिटमस की बात है, ये ना तो एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है एक्चुअली ये, ठीक है ना। और इसका अगर हम कलर लिटमस सोल्यूशन का देखें तो कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। बट टू यूज़ इट एज ए इंडिकेटर इट इज़ मेड एसिडिक टू गिव रेड कलर और एल्कलाइन टू गिव इट ब्लू कलर, ठीक है। सो ये बाइफर्केशन हो गया दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ हल्दी की, टर्मरिक की, तो जानते हैं आप किचन में सब्जी वगैरह बनाते हैं घर में तो उसमें हल्दी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, आपसे सब्जी गिर गई है कपड़े के ऊपर, तो कैसा स्पॉट आएगा, येलो कलर का आ जाएगा हल्दी का स्पॉट, ठीक है। लेकिन जब हम इसको वॉश करते हैं वॉशिंग सोडा से, जो कि एक बेसिक होता है, माइल्ड बेसिक होता है नेचर के अंदर, तो इस पर जैसे हम वॉश करेंगे ना, उसको डालेंगे तो रेड कलर या ब्राउन सा कलर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्मरिक जो है बेस के अंदर रेड या ब्राउन कलर दे रहा है, जबकि एसिड में कोई कलर नहीं दे रहा है। तो ये एक तरीके से इंडिकेटर का काम कर रहा है। इसी तरह से आपको अभी जस्ट आपने रेड कैबेज का भी इसमें देखा है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, वो भी एक इंडिकेटर का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एक्चुअली रेड इन कलर है ना, लाल कलर का होता है, और एसिडिक मीडियम में अगर आप इसे डालोगे तो रेड ही बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे ये ग्रीन कलर का हो जाता है। दोबारा रिपीट करती हूँ कि रेड कैबेज जो होती है, इसका एक्सट्रैक्ट अगर ना आपने पीस कर निचोड़ कर निकाल लिया तो उसको अगर आपने एसिड में मिलाया तो कैसे रहेगा, रेड, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर उसको आपने बेस में डाल दिया तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। सो दिस इज़ अगेन इंडिकेटर। ऐसे ही हाइड्रेंजिया प्लांट होता है, ब्लू कलर के होते हैं जनरली, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इसको बेस में मिला दिया तो कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जो कि नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में वैसे ही पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम नेचुरल है। अब आ जाइए नंबर 2 पॉइंट पर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे कि नाम सिंथेटिक इंडिकेटर लिख रखा है कि दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। मतलब क्या है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, बनाए गए हैं, ठीक है ना, विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द इंडस्ट्रीज़ और प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज़। लैब में बनाया है, इंडस्ट्रीज़ में बनाया है, जैसे कि फिनाफ्थिलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हमारी लैब में भी रखे हुए हैं, दोनों इंडिकेटर्स हैं हमारे विद्या निकेतन स्कूल में, लैब में। आप जब स्कूल खोलेंगे तो बेशक इनको देखिएगा और इनसे रिलेटेड जो छोटे प्रैक्टिकल्स हैं वो भी करिएगा।
तो क्या है कि फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स, इन्हें प्रिपेयर किया जाता है, नेचर में नहीं पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, एसिड बेस इंडिकेटर वगैरह। आगे देखते हैं कि इनका क्या जो है, अभी मैं वो भी बता देती हूँ कि क्या इनका चेंजेस आ रहे हैं कलर में और क्या नहीं, इकट्ठा बता दूँगी सबके बारे में। अच्छा चलिए ठीक है। फिनोफ्थलीन क्या काम कर रहा है? अगर एसिडिक सोल्यूशन में, वैसे न्यूट्रल कंडीशन में ये फिनोफ्थलीन कैसा होता है? कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका। लेकिन अगर हम इसको एसिडिक में मिला रहे हैं तो ये कलरलेस ही बना हुआ है, पर बेसिक में मिलाते ही हल्का सा पिंक कलर आ जाता है। कई टाइट्रेशन के आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो उसमें आप देखेंगे टाइट्रेशन में कि फिनोफ्थलीन जब हम यूज़ करें तो लाइट पिंक कलर दे रहा है, बट एसिडिक सोल्यूशन में वो कुछ नहीं कलर देता। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज जो है इंडिकेटर, ये वैसे तो ऑरेंज कलर का है, लेकिन एसिड में डालते ही रेड कलर का हो जाता है, बेस में डालते ही येलो कलर का हो जाता है। अदरवाइज इसका जो नेचुरल कलर है वो ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज। लेकिन जैसे ही हम इसे एसिड में डालेंगे ये रेड कलर का हो जाएगा, जैसे ही हम इसे बेस में डालेंगे ये येलो कलर का हो जाएगा। सो दिस इज अगेन द indicate the substances like whether it is acidic or it is basic। सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया। अगर अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, ऑल्फैक्टरी वर्ड याद रखिएगा हमेशा किससे रिलेटेड होता है? स्मेल से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। ऑल्फैक्टरी वर्ड जो है किसी चीज़ का ऑर्डर, गंध कैसी है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली एसिड में मिलेगा तो अलग तरीके की गंध आएगी, यानी कि स्मेल आएगी, और बेस में मिलेगा तो अलग तरीके की स्मेल आएगी। जैसे कि आप कह सकते हो, मान लीजिए ये क्लोव है, ठीक है, लौंग जिसे बोलते हैं, अनियन, प्याज, वनीला, इन सब की महक बहुत तेज़ होती है और अलग ही स्मेल होती है इनकी। अनियन जो है उसकी भी बिल्कुल अलग स्मेल होती है, इससे आप पहचान जाओगे कि एसिड या एसिड में मिलने पे बिल्कुल अलग स्मेल देता है, बेस में मिलने पर बिल्कुल अलग स्मेल देता है। वनीला जो एसेंस है वो भी अगर आप एसिड में मिलाएंगे तो उसके अंदर से अलग स्मेल आती है। 2 टेस्ट ट्यूब में आप इसको कर सकते हैं कि एक में एसिड है, एसिड मिलाया, और एक में आपने वनीला एसेंस के अंदर 1 ड्रॉप जो है वो आपने NaOH का डाल दिया, मतलब बेस का डाल दिया, तो आप देखेंगे कि स्मेल बिल्कुल ही अलग आती है। एसिडिक में अलग आएगी, बेस के अंदर अलग आएगी। क्लोव ऑयल इसी तरह से ये भी अलग अलग स्मेल देता है एसिड में और बेस में मिलने पर। तो ऑल्फैक्टरी का मतलब है जो सूंघने पर, स्मेल लेने पर अलग तरीके की स्मेल, मतलब एसिड में मिलने पर अलग स्मेल देते हैं, बेस में मिलने पर अलग स्मेल देते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और कही थी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स एक और नाम आता है, अक्सर पढ़ेंगे आप बुक के अंदर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब होता है कि दोज इंडिकेटर विच नॉट ओनली डिटेक्ट्स द नेचर ऑफ द केमिकल बट दे ऑल्सो डिटरमाइन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि नेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी केमिकल की, ठीक है ना, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को मतलब कितना ज़्यादा एसिडिक है, कितना ज़्यादा बेसिक है। सिर्फ ये यही नहीं पता कर रहे हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ये तो पता करेंगे ही, बट इसके अलावा ये भी पता करेंगे कि कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है कोई भी चीज़। हल्के एसिडिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक भी होते हैं, हल्के बेसिक भी होते हैं, मतलब डाइल्यूट बेसिक भी होते हैं, और जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिक भी होते हैं। वीक बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेसिक, वीक एसिडिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक, दोनों तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और क्या उनकी स्ट्रेंथ है इसके बारे में पता चलता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की जब बात आए तो एक दिमाग में आपके आना चाहिए पीएच पेपर। पीएच जो स्ट्रिप है ये भी हमारी लैब में है विद्या निकेतन स्कूल में, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम स्टूडेंट्स करते भी हैं 11th 12th के 10th के भी। तो पीएच स्ट्रिप के थ्रू ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर है उसके बारे में बताता है, ठीक है ना। पीएच स्केल एक होता है 0 to 14, लास्ट लेक्चर में मैंने इसमें डाला भी था इसका पिक्चर। तो पीएच स्केल क्या है, 0 to 14 उसका पूरा टोटल होता है। 7 पर न्यूट्रल माना जाता है, 7 से कम जितना भी है 0 to 7 सारा का सारा एसिडिक है, 7 से 14 तक का जो है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, बेसिक पीएच कहलाता है। तो इस तरह से पीएच स्केल के अकॉर्डिंगली हम एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में भी स्टडी करते हैं। अच्छा, तो इंडिकेटर्स का हो गया। जैसे जैसे आप इसी का थोड़ा सा और एक लाइन बता देती हूँ मैं कि न्यूट्रल मैंने आपको बताया 7 पे है, 7 से 6 हुआ तो क्या होगा, एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ रहा है, 5 और ज़्यादा एसिडिक, 4 और ज़्यादा एसिडिक, 3 2 1 0 पे तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक नेचर हो जाती है। इसी तरह से अगर न्यूट्रल से हम राइट साइड में बढ़ेंगे स्ट्रिप के तो 7 के बाद 8 आता है। 8 क्या है, हल्का सा बेसिक है, 9 और ज़्यादा बेसिक, 10 और ज़्यादा बेसिक, बेसिक नेचर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और लास्ट में अगर हम 14th पॉइंट पर जा रहे हैं
स्ट्रिप के, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक नेचर को शो करता है। पूरी एक स्ट्रिप होती है जिसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे ही आप स्ट्रिप को डुबोएंगे किसी सॉल्यूशन के अंदर, उस पर जो कलर आ जाएगा, आप उस स्ट्रिप के अंदर जो कलर की बार्स हैं उनसे मैच कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक। और अगर एसिडिक है भी तो कितना है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, वो कलर से मैच करके आपको पता चल जाता है। यानी कि स्ट्रेंथ भी बता रहा है प्लस ये भी बता रहा है कि एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है जी। तो इसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। जो एसिड और बेसिस हैं उनकी मेटल के साथ में क्या रिएक्शन है। ठीक है ना। जनरल से आपने पढ़ा था कि एसिड जो है मेटल के साथ मिलकर क्या बनाता है। भाई रिएक्शन आपको एसिड और बेसिस दोनों की मेटल से पढ़नी है। तो एसिड बेस से मिलकर तो साल्ट और वाटर बनाता है, लेकिन यहाँ बात चल रही है मेटल की। तो एसिड अगर मेटल के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर नहीं, H2 हाइड्रोजन। देखिए सामने दिख रहा है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना। एसिड अगर मेटल के साथ मिलेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। बहुत कॉमन एक एग्जांपल HCl, सबसे सिंपल जो है एग्जांपल के तौर पे हम जनरली रिएक्शन जो है HCl को लेकर बना देते हैं। तो HCl को लेकर जिंक की रिएक्शन देखिए। जिंक एक मेटल है, HCl एक एसिड है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं इसे। जब इन दोनों को आप मिलाएंगे तो बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल जाएगी बाहर। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ मिलाएंगे तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यानी कि एसिड को आप जब भी बेस से मेटल से मिलाएंगे साल्ट बनेगा। यहाँ पर जिंक क्लोराइड क्या है, साल्ट है। इसी तरह से ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट क्या है, वो भी साल्ट है, प्लस में हाइड्रोजन बन रही है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, तो बेस भी सेम यही प्रोसेस बेस के साथ में भी है। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। देखिए ऊपर भी यही हो रहा है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी यही हो रहा है, बेस प्लस मेटल इजकल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बेस प्लस एसिड इजकल टू एसिड प्लस मेटल इजकल टू साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेस प्लस मेटल इजिकल टू भी यही होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का। NaOH का तो NaOH प्लस जिंक Zn, जब हमने मेटल को रिएक्ट करवाया है बेस के साथ में, NaOH एक बेस है, तो क्या बनेगा Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये भी एक साल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से इवॉल्व हो रही है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सभी बेसिस जो हैं वो नहीं रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। कुछ बेसिस हैं जो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल्स। ठीक है ना। तो बेस प्लस मेटल, साल्ट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। NaOH प्लस Zn बहुत सिंपल एग्जांपल है, Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बोलेंगे इसे, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। सोडियम जिंकेट क्या है, एक साल्ट है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करती हूँ आगे कि एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पर क्या बनता है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि एसिड की रिएक्शन हमेशा मेटल ऑक्साइड से होगी और बेस की रिएक्शन हमेशा नॉन मेटल ऑक्साइड से होगी। ठीक है। एसिड जो है वो हमेशा मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, जबकि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। कैसे, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। एसिड एसिड से थोड़ी रिएक्शन करेगा, बेस से ही करेगा, कुछ बनाएगा तभी। तो मेटल ऑक्साइड क्या है, बेसिक होता है नेचर में, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। इसीलिए एसिड मेटल ऑक्साइड से यानी कि बेसिक कंपोनेंट से कर रहा है रिएक्शन, जबकि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड यानी कि एसिडिक से रिएक्शन कर रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एसिड की मेटल ऑक्साइड से। ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट से मैं आगे बताती हूँ आपको। पहले एक टॉपिक इसमें PDF में नहीं आ पाया, मैं वैसे ही डिस्कस कर लेती हूँ। तो मेटल जो होता है कैसा होता है, मेटल नेचर के अंदर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है ना। नॉन मेटल कैसा होता है, जनरली जो है वो एसिडिक। मेटल मोस्टली बेसिक होता है नेचर में, नॉन मेटल बेसिकली जनरली जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। तो एसिड और मेटल ऑक्साइड जब मिलेंगे तो साल्ट प्लस वाटर ही बनता है, क्योंकि एसिड और बेस के मिलने पे भी तो साल्ट प्लस वाटर बनता है। मेटल ऑक्साइड कैसा है, नेचर में बेसिक है, दोनों के मिलने पे साल्ट प्लस वाटर बनेगा। इसी तरह से बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड के मिलने पर भी साल्ट प्लस वाटर बनेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक है, जब बेस के साथ मिलेगा साल्ट प्लस वाटर बनेगा। एग्जाम्पल दे सकते हो, बेस का क्या है NaOH,
नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर कोई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। जब इनको मिलाओगे तो सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4। Na2SO4 क्या चीज़ है, साल्ट है, प्लस वाटर बनेगा। इसी तरह से एसिड को मिलाओगे जब मेटल ऑक्साइड में, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल ऑक्साइड यानी कि मान लीजिए आपने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। इनको जब आप मिलाओगे तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, यहाँ पर साल्ट है, प्लस वाटर बन रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये हो गया एसिड और बेस की मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन क्या हो रही है। अब अगर मैं बात करती हूँ एसिड और बेस की, एसिड की है ना, रिएक्शन एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट का फार्मूला मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ फार्मूले लिख कर दिए थे, उनमें CO3 फार्मूला कार्बोनेट का था, HCO3 फार्मूला बाइकार्बोनेट का, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, लिखा हुआ होता है कई जगह पर, तो उनका फार्मूला है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ईजिली आप आराम से इसका आपको पूरा कंपाउंड का फार्मूला भी याद रहेगा। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट एक ही बात है। इनके साथ में एसिडिक रिएक्शन कैसे होती है, अगर एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी के साथ भी रिएक्शन करता है तो बनता है साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अगेन वाटर, साल्ट प्लस वाटर बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि मेटल आपको बताया था मैंने बेसिक होता है नेचर में, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा साल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस वाटर भी बनेगा, प्लस क्योंकि कार्बोनेट दोनों के अंदर मॉलिक्यूल है, मेटल क्या नाम, कार्बोनेट में भी और मेटल बाइकार्बोनेट में भी, इसलिए CO2 भी बनेगा। तो टोटल क्या चीज़ बन जाएगी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन से साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम कार्बोनेट, HCl Na2CO3। HCl क्या है, एसिड है, Na2CO3 क्या है, मेटल कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, सॉफ्ट मेटल है, तो बनेगा क्या, NaCl, सोडियम क्लोराइड, साल्ट है, प्लस वाटर प्लस CO2 निकल गई। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करके देख लीजिए एक रिएक्शन, HCl एसिड है प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बना, अगेन वही साल्ट बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बन गई। ठीक है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड को केमिकली टेस्ट करके भी देख सकते हैं। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का मतलब वाटर में घुला हुआ होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन वाटर में बना हुआ होता है, इसमें से हम जो ये गैस निकल रही है ना इसको पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में से, तो क्या होगा, ये लाइम वाटर कहलाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जो है ये लाइम वाटर कहलाता है। लाइम वाटर में से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो कैसा हो जाएगा, इसका कलर मिल्की हो जाएगा। जो लाइम वाटर है ना ये मिल्की सा हो जाता है कलर कुछ इसका। रिएक्शन भी आपके सामने लिखी हुई है कि CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर प्लस CO2 जो निकल रही है उसको इसमें डाल दिए, तो मतलब इसमें से पास किया तो क्या नहीं बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और वाटर बन गया। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है, प्रेसिपिटेट है ना, वाइट कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, किसकी वजह से नज़र आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का एक लिखा है ना कि वाटर टर्न्स मिल्की किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या चीज़ है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है ना, और जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिलीज़ होनी शुरू हो जाती है तब क्या होता है कि आप इसको लाइम वाटर में जब पास करोगे तो ये वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा जैसा पहले था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगी उसको जब आप पास करोगे तो वो वापस कैसा हो जाएगा, CaCO3 प्लस H2O जो बना है इसके अंदर और ज़्यादा आपने CO2 पास करनी शुरू कर दी तो वापस CaHCO3 बनेगा। CaHCO3 की नेचर कैसी है, ये पानी में घुल जाता है, घुल जाएगा तो डिसअपीयर हो जाएगा मिल्कीनेस है ना, और तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वाटर। अदरवाइज वाटर कैसा हो गया था, मिल्की हो गया था। लेकिन कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा है, ये घुल जाता है पानी में, जब घुल जाएगा तो वापस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शंस बताई गई हैं आपकी एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल ऑक्साइड या मेटल का बाइकार्बोनेट के साथ में। तो आज का जो लेक्चर था इसको आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, इन नोट्स को पढ़ लीजिए, बुक ज़रूर पढ़ना है, चाहे आपको नोट्स के थ्रू बताया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन एक बार इस लेक्चर को सुनने के बाद किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। NCERT की बुक की एक एक लाइन पढ़ लेंगे तो ये इतनी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में।